तो फुल चैप्टर का रिवीजन अभी हम शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इसका रिवीजन अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बोला था, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक लेवल पे ये कंडीशंस की बात करता है। किस चीज का कंडीशंस, कि कौन से कंपनी को अलाउड नहीं है डिबेंचर्स इशू करने का, जिसको सेबी ने कंपनी या तो प्रमोटर या डायरेक्टर, तीन चीजें हैं, या तो कंपनी या प्रमोटर या डायरेक्टर्स। प्रोहिबिट तब होगा सिक्योरिटीज मार्केट में जब इन लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया होगा तब। या तो प्राइस रिगिंग बोलते हैं कुछ, तो प्राइस जानबूझकर ऊपर लेकर आना या नीचे लेकर आना। मार्केट में तुम ऐसे दखलंदाजी नहीं दे सकते, ये कारण हो सकता है। और दूसरा, विलफुल डिफॉल्टर, कोई कंपनी या तो प्रमोटर या डायरेक्टर पर इल्जाम लगा है कि इन्होंने कर्जा लिया, लौटाने के लिए पैसे थे हफ्ता भरने के या लौटाने के, बट जानबूझकर नहीं लौटाया। टेक्निकल भाषा में उसको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। यदि कंपनी पर इल्जाम है, ठीक है ना, इल्जाम से ज्यादा डिक्लेरेशन मतलब कंफर्म हो गया है कि इन्होंने 6 महीने के ऊपर का जो कर्जा है वो डुबाया है, तो फिर वो लोग कंपनी वापस इनको परमिशन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक अच्छी बात है कि 6 महीने तक टाइम दिया जाएगा पे करने का। लेकिन यदि बोल दिया कि 6 महीने के ऊपर का हफ्ता नहीं भरा है कंपनी के पास पैसा होने के बावजूद, तो फिर नहीं कर सकती। दूसरा, जो रेगुलेशंस है मैंने बोला था, ये तुमको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ याद रखना है। कंपनीज एक्ट कौन सा कायदा लागू होता है इश्यू के लिए, 2013। फिर कंपनी का शेयर कैपिटल और डिबेंचर के रूल्स, रूल्स बेसिकली प्रोसीजर बताते हैं, 2014। फिर सेबी के अपने इश्यू एंड एग्जिस्टिंग लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का जो रेगुलेशन 2008 है, लेकिन ये कन्वर्टेबल नहीं उसका वाला पार्ट है। और वही रेगुलेशन 2009 जो कन्वर्टेबल है उसका पार्ट था, या तो पार्शली या फुल्ली। फिर सेबी का वापस लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन 2015, जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस बैंक्स की बात करते हैं नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, क्योंकि बैंक्स का राजा है आरबीआई। तो इस प्रकार से लिस्ट था। फिर कंपनीज को शेयर बाजार में लिस्टिंग रिक्वायरमेंट भी पूरा करना पड़ेगा। शेयर बाजार जो भी डॉक्यूमेंट्स या फुलफिल करने को बोलेगा वो भी तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था। ये तीन आगे आने वाले तीन क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंपनीज एक्ट 2013, ये रूल 2014 सेबी रेगुलेशन, जिसमें से हम पहला अभी शुरू करते हैं। एक्चुअली ये देखा जाए तो ये फीचर्स ही एक प्रकार का कैसा है, नो वोटिंग राइट्स। नो वोटिंग राइट्स में क्या है कि कंपनी को जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उनको वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा, सिर्फ एक जगह पे रहेगा। यदि मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है तो, इफ दूसरा मीटिंग है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो पहली बात तो उसमें अटेंड कर ही नहीं सकते, देयरफॉर वोट नहीं कर सकते। दूसरा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, या तो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। जैसे पहले सिर्फ सिक्योर्ड अलाउड था, अभी अनसिक्योर्ड भी है, फुल्ली कन्वर्टेबल या पार्टली कन्वर्टेबल, ठीक है ना। यदि कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करना है जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, तो स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वो शेयर जिसके 75% वोटिंग पावर है उनको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं, वो करना होगा। फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन, कंपनी पैसा लौटाएगी, उसमें ब्याज आएगा और प्रिंसिपल आएगा, और हर साल ब्याज तो देना पड़ेगा। अगेन ब्याज के जो कंडीशंस है वो कंडीशन ऑन इश्यू में होगा कि 6 महीने में, साल में हर महीने नहीं देगी, साल में एक बार देगी मार्च में, या तो सितंबर और मार्च 2 बार देगी, वो कंडीशन ऑफ इश्यू रहेगा। फिर जब भी डिबेंचर का पैसा तुम दोगे कंपनी को और कंपनी ने स्वीकारा तुमको डिबेंचर अलॉट किया, तो 6 महीने के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी देगी। क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनी को जो भी डिबेंचर का पैसा लिया वो लौटाना है तो एक अलग से रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको DRR बोलते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। लेकिन एक अच्छी बात है कि रिजर्व एक प्रकार का लोड आता है कंपनी पे कि 15% बाजू में रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये साल जो लौटाना है उसका 15% बाजू में रखो, तो क्या हुआ, कंपनी के जो शेयर कैपिटल और डिबेंचर रूल्स जो अमेंडमेंट किया 2019 में, 2 साल पहले, तो मिनिस्ट्री और कंपनी और कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा कि DRR इन लोगों को जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनीज जो शेयर बाजार में जिसके शेयर बिकते हैं, NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन,
और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन लोग को DRR दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। 500 से ज्यादा यदि लोगों को तुम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं तो तुमको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा उनके साथ जिसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज जो हैं वो देखरेख करते हैं, संभालते हैं, यदि कोई राइट्स यदि फर्क आया डिबेंचर का तो ये लोग देखते हैं। तो खास इनका यही काम रहता है, ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टीज का। और डिबेंचर ट्रस्टीज NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं यदि उनको लगता है कि कंपनी जो कर्जा लिया है डिबेंचर का 1 लाख का, तो 1 लाख की संपत्ति गिरवी रखी, लेकिन और भी कर्जा ले रही है, तो या तो फिर डिफॉल्ट कर रही है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे, तो वो NCLT को अप्रोच कर सकता है कि रोका जाए डिफॉल्टिंग कंपनी को कि भाई तुम नया कर्जा नहीं लो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लौटाओ। और इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस भी ला सकते हैं कि कोई और संपत्ति गिरवी रख के और कर्जा लेना चाहती है और डिबेंचर ट्रस्टीज को लगता है कि ऑलरेडी कर्जा बहुत ज्यादा है, तो फिर ये रेस्ट्रिक्शन ला सकते हैं। और लास्ट में तो यदि कोई कॉन्ट्रावेंशन, कोई कायदा टूटा तो सीधी बात है जेल। अच्छा, जेल की सजा इसलिए बताई गई है ताकि फ्रॉड ना हो, नहीं तो सिर्फ फाइन रहेगा तो लोग क्या करेंगे, बिंदास फ्रॉड करेंगे, कायदे से ज्यादा 500 से ज्यादा लोग को इश्यू करेंगे डिबेंचर, ट्रस्टीज के साथ में एग्रीमेंट नहीं करेंगे या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इश्यू करेंगे, बट शेयर होल्डर्स से रेजोल्यूशन नहीं पास करके लेंगे। तो ऐसे जो कायदे हैं वो टूटने नहीं चाहिए, इसलिए फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों है। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें पनिशमेंट्स एज जेल का पनिशमेंट एज कंपेयर टू 1956 में भी कम है। मतलब हर चीज के लिए तुमको जेल नहीं जाना है, बराबर है ना, तो वो थोड़ा उन्होंने जेल के पेनल्टीज कम कर दिया है। अभी क्या होता है, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स ज्यादातर प्रोसीजर की बात करता है, ठीक है ना। और एक्ट प्रिंसिपल की बात करता है, जैसे कि इनकम टैक्स का एक्ट है, पैन कार्ड कंपलसरी है, रूल्स बताता है कैसे पैन कार्ड लाना है, ठीक है ना। टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर, ये जो है टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर, यदि सिक्योर डिबेंचर तुमने इश्यू किया है तो 10 साल के अंदर तुमको पैसा लौटाना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, खास करके जैसे रास्ते बनाने का, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला है कि ये फिलहाल इंपॉर्टेंट कंपनीज है, तो ठीक है 10 साल के ऊपर और 30 साल, लेकिन कोई भी कंपनी सिक्योर डिबेंचर जब इश्यू करती है तो 30 साल के ऊपर उनको परमिशन नहीं होगा। दूसरा, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। चार्ज ऑन एसेट्स मतलब गिरवी रखना, या तो खुद का या अपने खुद के सब्सिडरी का, ठीक है ना। और चार्ज 1 करोड़ का है, ठीक है ना, तो 1 करोड़ का संपत्ति गिरवी रखना पड़ेगा। और गिरवी रखने के बाद भी और कर्जा ले रही है तो डिबेंचर ट्रस्टीज रोक सकते हैं कंपनी को कि कर्जा ज्यादा ले रही है। कर्जा लिया इसका मतलब प्रॉब्लम ये है कि ब्याज का प्रेशर, इंटरेस्ट का प्रेशर शुरू होता है, इसलिए फिर डिबेंचर ट्रस्टीज रोक सकते हैं इस ट्रांजेक्शन को कि नया कर्जा मत लो। और जैसे मैंने बताया था कि 500 के ऊपर तुम डिबेंचर जो लोगों को इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर, तो डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ेगा। वो डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा जो कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं, ठीक है ना। वो जैसे ऑफर लेटर इश्यू करते हैं कि भाई ऑफर लेटर प्राइवेट लोग को इश्यू होता है कि चलो 15-20 लोग को या 500 लोग को कि हम तुमसे पैसा ले रहे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिफोर इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर से पहले या तो अलॉटमेंट के 7 दिन के अंदर, सीधा हिसाब है अलॉटमेंट के 7 दिन के अंदर तुम्हारा ट्रस्ट डीड एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। ट्रस्ट डीड होता क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस है कि कंपनी नया लोन लेने से पहले हो सकता है डिबेंचर ट्रस्टीज रोके, नया संपत्ति गिरवी नहीं रखेगी, रिस्क नहीं पड़ेगी, इंटरेस्ट टाइमली पे करेंगे, प्रिंसिपल टाइमली पे करेंगे, कोई कायदा बदल रहा है डिबेंचर होल्डर्स का तो मीटिंग बुला के ही का राइट्स बदलेंगे, ये सब उसमें रहता है। क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मैंने बताया था कि जिस साल लौटाना है उस साल 15% तुमको बाजू में करना पड़ेगा, और तुमको कम से कम 25% जो भी लौटाना है इस साल नहीं, लेकिन टोटल जो लौटाना है उसका 25% बाजू में रखना पड़ेगा। लेकिन ये कायदे से क्या होता है
कि मैंने 1 करोड़ का कर्जा लिया तो 25 लाख मुझे 1 करोड़ का 25% 25 लाख एनी टाइम डीआरआर में रखना पड़ेगा, तो इस्तेमाल के लिए 75 लाख मिलता है। और ये साल सपोजेटली 1 करोड़ में से अलग अलग टाइम में लिया है, इसको ट्रांच बोलते हैं, 20 लाख अलग ऐसे अलग। इस साल 20 लाख लौटाना है तो 20 लाख का 15% अप्रैल 30 से पहले, ठीक है ना, मुझे बाजू में करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि इतना सारा पैसा बाजू में करूंगा तो कर्जा तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, तो इन्वेस्ट कब मैं करूंगा। तो एक अच्छा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लिस्टेड कंपनीज, एनबीएफसी और बैंक्स पे डीआरआर का ये जो कायदा है हटा दिया है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी है, उसने जब कर्जा लिया तो 25% का उसको कंपलसरी बाजू में करना पड़ेगा, ठीक है, 25%। और इस साल जो भी रकम टोटल लौटाने का तारीख आया उसका 15% बाजू में करना पड़ेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सेबी बोलता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना पैसा आना चाहिए, 75% ऑफ बेस इश्यू, दैट इज 100 करोड़। जितना भी इश्यू करते हैं उसका 75% तुमको पैसा मिलना चाहिए। सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो 12 दिन के अंदर लौटा दो। इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, तुमने इतना खर्चा किया है, बैंक्स के साथ टाइप किए हैं, ब्रोकर्स और इतने सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, शेयर मार्केट और प्रोसीजर फॉलो किया है कंपनीज एक्ट का, सेबी का, इतने सारे एक्ट्स के, करोड़ों करोड़ों तो नहीं लाखों रुपए खर्चा किया है तुमने, तो लौटा दोगे तो घाटा हो जाएगा। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि तुम अंडर राइटर्स के साथ एक एग्रीमेंट करो, यहाँ पे दिया है, हाँ तीसरा पॉइंट में दिया है, अंडर राइटर्स के साथ एग्रीमेंट करोगे तो एक फायदा ऐसे होगा कि इन द इवेंट तुमको पैसा 75 के बजाय 70% मिलता है, तो 12 दिन के अंदर लौटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी 30% का पैसा कौन देंगे, अंडरराइटर्स देंगे, ठीक है। ओके, एक सेकंड। तो जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% नहीं मिला तो कंपनी को लौटाना पड़ेगा, तो बेटर है कि अंडरराइटर्स के साथ में एग्रीमेंट कर लो तो तुम सेफ हो जाओगे। दूसरा, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब सीधा हिसाब है, कंपनी को 1 करोड़ चाहिए, कंपनी को 5 करोड़ का पैसा आया, तो 100% मतलब 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ 2 करोड़ रख सकते हैं, लेकिन 3 करोड़ लौटाना पड़ेगा। जितना इश्यू है उसका 100% कम से कम रख सकते हैं, ऊपर का उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये रिटेंशन मतलब रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन। और शेयर कैपिटल पे सिर्फ 10% अलाउड है, डिबेंचर पे 100% अलाउड है। क्रेडिट रेटिंग से भी जो है रेगुलेशन 2018 ये कंपलसरी कर देता है कि हर इश्यू को क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। अभी जो क्रेडिट रेटिंग के जो कंपनीज है इंडिया में, क्रिसिल, इकरा, केयर, प्राइवेट के भी बहुत सारे कंपनीज है, ये जो अलग अलग ट्रिपल ए, अब ये किन के लिए है, जो अनपढ़ आदमी है जिसको नहीं समझे, वो सिर्फ देखेगा ट्रिपल ए है मतलब अच्छी कंपनी है, लेकिन डी दिया तो डूब सकता है कर्जा। तो क्रिसिल जब आता है तो सब डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क सब चेक करने के बाद रेटिंग देता है, ऐसे देता नहीं है। फिर प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, सिंपल सा लॉजिक है, डिबेंचर्स का अधिकार किसको है, बोर्ड मीटिंग का। बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा, डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कौन सा टाइप का डिबेंचर है, कितने का इश्यू है, ठीक है ना, कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना है, सिक्योर कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू करना है, क्योंकि तुमको शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा, उस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अलग से बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर रेगुलर बैंक अकाउंट में नहीं आ सकता। इसके बाद में जैसे मीटिंग में ईजीएम की तारीख तय होती है, क्योंकि कन्वर्टिबल तुम इश्यू कर रहे हैं और तुम प्राइवेटली पैसा ले रहे तो लेटर ऑफ ऑफर डालोगे, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज है जो डिसाइड होगा, पॉसिबिलिटीज में से डिसीजन होगा कि तुमको प्रोस्पेक्टस छाप के पब्लिक में जाना है, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, लेटर ऑफ ऑफर देके, ठीक है ना। और 500 के ऊपर लोगे तो डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ेगा, रिटर्न कंसेंट उनका लेके। फिर गिरवी में कौन कौन से संपत्ति रखने हैं, कन्वर्टेबल है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईजीएम बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। सेपरेट बैंक अकाउंट तुमको बोलते ना खोलना पड़ेगा। वंस ये डिसाइड हो जाता है तो फिर ईजीएम बुलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि 75% वोटिंग लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, तो वो करना पड़ेगा। और फिर वंस ये हो जाता है, ईजीएम भी आ जाता है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके या ऑफर लेटर
ठीक है। ये लेटर ऑफ ऑफर जो है ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर तुमको सबमिट करना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग भी तो कंपलसरी हो गया है अभी, तो क्रेडिट रेटिंग के लिए एजेंसीज को हायर करना पड़ेगा। मल्टीपल एजेंसीज की जरूरत नहीं, किसी भी एक के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर दो, क्रिसिल, इकरा, केयर, जो तुमको सूट लगता है या जिसके साथ डीलिंग हो रहा है तुम फाइनलाइज कर सकते हो। फिर अंडरराइटिंग तो एग्रीमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि पैसा कम आया 75% से कम तो 12 दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए तुम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कर लो। फिर प्रोस्पेक्टस छापो, पब्लिक इश्यू कर रहे हो तो। लेटर ऑफ ऑफर छापो, यदि प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो तो। लेटर ऑफ ऑफर राइट्स इश्यू के लिए है, और ऑफर लेटर इज फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, जिसमें तुम बोलते ना, जिसमें तुम पैसा रिसीव करोगे, रेगुलर कंपनी का खाता नहीं चलता, अलग कर्जे का अलग तुमको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन मनी तुमको मिलेगा, वापस से बोर्ड मीटिंग करो, क्योंकि तुमको कंफर्म करना पड़ेगा जो संपत्ति गिरवी रखी है, अलॉट करना पड़ेगा। और वंस ये सब हो जाता है तो अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट ले लो। और फिर हर कंपनी को हेड ऑफिस में रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर रखना पड़ता है। अलॉटमेंट के 7 दिन के अंदर उसमें एंट्री कर दो। और यहाँ पे बोल रहे डीमैट फॉर्म है तो वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक नाम जो खरीदता है बेचते जाता है तो चेंज होते जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है डिबेंचर ट्रस्टीज। यदि 500 के ऊपर लोग रहे डिबेंचर को इश्यू किया तो तुमको डिबेंचर ट्रस्ट डीड का एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा डिबेंचर ट्रस्टीज। पहले तो हायर करना पड़ेगा डिबेंचर ट्रस्टीज लोगों को, और एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा उनके साथ। उस एग्रीमेंट को डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। वो ट्रस्टीज को रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा कि हम डिबेंचर ट्रस्टीज बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना। तुम एक या ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करो, वैसे वो तुम संस्थाओं को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इनका काम है डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। यदि उनके राइट्स में कुछ बदलाव हो रहा है जिससे उनको नुकसान हो सकता है तो एक डिबेंचर ट्रस्टीज एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं कंपनी के कुछ डिसीजन में रोक लगाने के लिए, नया कर्जा या नया संपत्ति गिरवी रखने के लिए वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि डिबेंचर का नुकसान हो रहा है। तुमने ऑलरेडी इतना सारा कर्जा लिया है तो और कर्जा लोगे तो कंपनी का डिफॉल्ट रिस्क हो जाएगा। तो ये रोकने के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज कदम उठा सकते हैं, क्योंकि वो लोग जवाबदारी ले रहे हैं। ठीक है ना। बेसिकली ये जो डीड है इश्यू क्लोजर के 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। इसके टाइम फ्रेम है जो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। जो डिबेंचर होल्डर्स है, अभी डिबेंचर ट्रस्टीज अलग से ग्रुप है, बराबर है। तो डिबेंचर होल्डर या कंपनी जिसको भी देखना है, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स, कभी भी कंपनी को कुछ नॉमिनल बहुत छोटा सा रकम देके कॉपी मांग सकती है कि हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड के कायदे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है।